हाँ, तो हमारे पास दिस इज द क्लास ऑफ एएस लेवल। एएस लेवल की क्लास है हमारे पास। और या तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो एक्सट्रेटेड होंगे, या फिर वो स्टूडेंट होंगे हमारे पास जो ओ लेवल से एएस में आ रहे हैं हमारे पास। तो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एएस हमारे पास एज कंपेयर टू ओ लेवल्स एडवांस है। इट्स ऑब्वियस। तो एडवांस का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एंड आई वांट यू गाइस टू कोऑपरेट एंड आई वांट यू गाइस टू स्टडी मोर, क्योंकि हमने सबने देख लिया है कि एग्जामिनर ने ए लेवल्स के अंदर क्या करा है। आई होप कि आप लोगों ने सुना भी होगा, एंड आई थिंक कि आप लोगों को आइडिया भी होगा कि एग्जामिनर ने जो थ्रेशोल्ड है वो एएस में बहुत हाई रखा है। तो आज स्टार्ट करते हैं, क्लास को डिस्कस करते हैं पहले कि क्या पेपर पैटर्न है। आई एम गोइंग टू मेक यू फैमिलियर विद द ए लेवल्स बिजनेस। ओके। तो आज हमारे पास ए लेवल्स बिजनेस है एंड द सिलेबस कोड फॉर द बिजनेस इज 9609। ये मैं हर क्लास की, चाहे वो ओ लेवल्स हो, एएस हो, ए टू हो, उसके अंदर बताता हूँ कि 9609 जो है हमारे पास, ये हमारे पास है सिलेबस कोड। और हमारे पास वो सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दे आर द प्राइवेट कैंडिडेट्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि व्हाट इज द सिलेबस कोड। क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं या प्राइवेट पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके पास कोई स्कूल कॉलेज का सपोर्ट नहीं होता। तो यू लुक फॉर द मटेरियल, यू लुक फॉर द रिसोर्सेज ऑन गूगल एंड इंटरनेट। तो वहां पे आपको फिर मल्टीपल रिसोर्सेज मिलती हैं, और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ 9609 के हो, बिकॉज वी हैव डिफरेंट बोर्ड्स। एडक्सल भी है हमारे पास, आईजीसीएससी डिफरेंट, हमारे पास कैम्ब्रिज का एक बाय प्रोडक्ट है, तो वो भी होता है। तो मेक श्योर दैट वॉट एवर यू सर्च फॉर दैट शुड बी ऑफ 9609 बिजनेस ए लेवल्स। अब सर हमारे पास ये जो बिजनेस ए लेवल सिलेबस कोड है, तो यू ऑल आर अपेयरिंग फॉर द एएस लेवल। And AS level technically is the first year of A levels. A levels is comprised of 2 years, AS and A2. अब ये जो आपके पास AS है, it is known as Advanced Subsidiary Level. The full form of AS is Advanced Subsidiary Level. Sir, what is Advanced? Advanced का मतलब तो ये है कि you are done with your ordinary, that is O levels. So Advanced का मतलब है कि assessment, topics, syllabus advanced होगा। ये बात तो बहुत क्लियर है। सर व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड सब्सिडरी? सब्सिडरी का मतलब होता है हमारे पास सपोर्ट। बेसिकली लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिलीवर एक कंपनी है, बहुत बड़ी पेरेंट कंपनी है, दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। लिप्टन उनका प्रोडक्ट है, लक्स उनका प्रोडक्ट है, सनसिल्क उनका प्रोडक्ट है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। कुछ 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं दे हैव अंडर द रूफ। तो हम कहते हैं कि लिप्टन, सनसिल्क, लक्स, दीज आर नोन एज द डिफरेंट सब्सिडरीज ऑफ द यूनिलीवर। तो बेसिकली लक्स, सनसिल्क, पैंटीन, लिप्टन, ये सारे की सारी जो सब्सिडीज हैं वो पूरी कंपनी यूनिलीवर को सपोर्ट कर रही हैं। तो सर हाउ इज इट अप्लाई ओवर हियर? आपका जो एएस है वो आपके ए टू को सपोर्ट करेगा, बिकॉज आपके जो एएस लेवल का रिजल्ट होगा दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड, और वो आपके पास ए टू में जाके कंबाइन ए लेवल्स का आपका रिजल्ट आएगा। तो आपने अक्सर ये टीचर से सुना होगा कि एएस में मेहनत करके अच्छे ग्रेड लेकर आ जाओ, because it is going to support your overall A level. तो आपका रिजल्ट कैरी फॉरवर्ड होता है। दैट्स व्हाई AS is known as the advanced subsidiary supporting level of your A levels, that is A2। यहाँ तक साथ हो? Now we are heading towards the paper pattern। हम आज की क्लास के अंदर जो टारगेट है, द ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एस। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं कि एस का पेपर पैटर्न हमारे पास क्या है। तो एएस के अंदर हमारे पास बेसिकली दो पेपर्स होंगे, वन इज पेपर वन एंड द सेकंड वन इज पेपर टू, दैट इज P1 एंड P2। ये बहुत बेसिक है। अब ये जो हमारे पास पेपर वन है, इसको एग्जामिनर कहता है कि इट इज नोन एज बिजनेस कॉन्सेप्ट वन। इसका नाम क्या है हमारे पास? बिजनेस कॉन्सेप्ट वन। और इसी तरीके से हमारे पास पेपर टू है, दैट इज नोन एज बिजनेस कॉन्सेप्ट टू। मई जून 2023 से एग्जामिनर ने इन पेपर्स को क्लासिफाई कर दिया बाय द रिस्पेक्टिव नेम, लेकिन इससे पहले हमारे पास कोई नाम नहीं था। आफ्टर द चेंजेस दैट हैज बीन मेड बाय द एग्जामिनर इन मई जून 2023, तो हमारे पास ये दो नाम से पेपर आते हैं, पेपर वन दैट इज बिजनेस कॉन्सेप्ट वन एंड पेपर टू इज बिजनेस कॉन्सेप्ट टू। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कि पेपर वन क्या है और पेपर टू क्या है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ P1 एंड P2। तो आज P1 को जरा देखते हैं। P1 आपके पास है 1 hour 15 minutes का। That means you have 75 minutes to solve the paper one।
और पेपर 2 आपके पास है 1 hour 30 minutes का, दैट मीन्स यू हैव 90 minutes टू सॉल्व द पेपर 2. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. पेपर 1 आपके पास है 40 marks का और पेपर 2 आपके पास है 60 marks का. तो it means paper 1 has a weightage of 40% and paper 2 has a weightage of 60%. और आप ये देखेंगे कि एक बच्चा जिसने एएस के अंदर P1 के अंदर सी ग्रेड स्कोर किया है और P2 के अंदर बी ग्रेड स्कोर किया है, तो ओवरऑल एएस का रिजल्ट उसका बी है, बिकॉज पेपर 2 हैज दी हायर वेटेज एज कंपेयर टू पेपर 1, क्योंकि 60% मार्क्स P2 के हैं और 40% मार्क्स P1 के हैं. पेपर 1 के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे एंड ऐसे राइटिंग. अब सर ये ऐसे राइटिंग इंग्लिश वाले नो, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ऐसे राइटिंग. अभी फिलहाल इसको समझने कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ऐसे राइटिंग है. सेकेंडली हमारे पास पेपर 2 जो होगा उसके अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यूर डेटा रिस्पॉन्सेस. ये तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास अभी फिलहाल ये है. अब आ जाए हम जरा इसको पूरा ब्रेक डाउन करते हैं. ये तो बेसिक हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न है. अब क्या है हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 पूरा ब्रेक डाउन करते हैं. मैं आपको एक स्पेसिमेन फॉर्मेट बना देता हूँ पेपर 1 का. आपका पेपर 1 है, फर्स्ट पेज पे सारी इंस्ट्रक्शंस आपके आ गई कि 40 मार्क्स का पेपर है, बिजनेस कॉन्सेप्ट 1 आपके पास 40 मार्क्स का पेपर है, ये टाइम ड्यूरेशन, ये आपकी फर्स्ट पेज है इंस्ट्रक्शन का. व्हेन यू टर्न व्हेन यू मूव टूवर्ड्स या फिर आप व्हेन यू टर्न द पेज, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा सेक्शन ए पहले. और सेक्शन ए आपके पास कंपलसरी है क्योंकि वहां पे ऊपर लिखा होगा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. इट मींस इन पेपर 1 सेक्शन ए देयर इज नो चॉइस. और इसके नीचे ब्रैकेट में आपके पास लिखा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस. क्या लिखा होगा बच्चों? शॉर्ट क्वेश्चंस लिखा होगा. और आपके पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो पार्ट ए बी में होगा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए बी और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट होगा. अब जो क्वेश्चन नंबर 1 ए है वो 2 मार्क्स का है, बी 3 मार्क्स का. सिमिलर गोज फॉर द क्वेश्चन 2 एंड सिमिलरली इट गोज फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल. क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपके पास टोटल कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शन ए जो कि कंपलसरी शॉर्ट क्वेश्चंस का है. और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बिजनेस स्टडीज की नॉलेज बेस्ड होंगे. तो technically the examiner is assessing the knowledge and the understanding level of the candidate in paper 1 section A. नॉलेज के अलावा आपके पास कोई दूसरा एरिया एग्जामिनर असेस नहीं कर रहा होगा, वो आपकी नॉलेज को देख रहा होगा कि बिजनेस के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं या एडवांटेजेस मेथड्स हैं उसके रिलेटेड आपके पास कितनी नॉलेज है. दिस इज द सेक्शन ए ऑफ द पेपर 1. इसके बाद आपके पास स्टार्ट होगा सेक्शन बी जो उसी के नीचे होगा. और सेक्शन बी के अंदर आपके पास होगा ब्रैकेट में लिखा हुआ अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन. इट मींस कि यहाँ पे अगर एग्जामिनर कह रहा है अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यू हैव चॉइस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन आउट ऑफ 2. तो आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 ए बी, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी, और यहाँ पे बीच में लिखा होगा और. तो इट क्लियरली शोज दैट यू हैव द चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 और सिंपली इन सेक्शन बी. तो 5 ए बी आपके पास होगा 8 एंड 12 और 6 ए बी आपके पास होगा 8 और 12 मार्क्स का. तो इसमें से आपको कोई भी एक चूज कर सकते हैं. आप पढ़ेंगे क्वेश्चन और आप देखेंगे. अब इसके अंदर बड़ा मसला होता है कि किसी बच्चा है उसको ए पार्ट अच्छा लग रहा होता है, बी पार्ट मुश्किल लग रहा होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट आसान लग रहा होता है, ए पार्ट. तो इसीलिए हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द डे 1 ताकि हमें सारा कंटेंट आ रहा हो. और ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं ऐसे राइटिंग. सर व्हाई इट इज नोन एज ऐसे राइटिंग? क्योंकि ये हमारे पास डिटेल्ड है, स्ट्रक्चर है, लेंथी क्वेश्चन है. बिकॉज मार्क्स से आपको पता चल रहा है कि जो सेक्शन ए के अंदर अभी हमने डिस्कस किया कि 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सारे शॉर्ट हैं. तो एज कंपेयर टू सेक्शन ए, सेक्शन बी के अंदर 8-12 मार्क्स हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि दीज आर दी लेंथी क्वेश्चंस और लेंथ की वजह से दे आर नोन एज दी ऐसे राइटिंग क्वेश्चंस. इज इट क्लियर? यहां तक साथ है आप लोग? जी गाइस, इट्स क्लियर. मुझे यस बोल दें या थम्स अप बना दें सो दैट वी कैन प्रोसीड.
जी हसन, इज इट क्लियर? थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो हमारे पास वी स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न एंड वी डिस्कस द mark structure and the paper pattern of P1. Now we are heading towards the paper 2, and paper 2 is of 60 marks as we discussed, and it's of 1 hour 30 minutes. और paper 2 हमारे पास होगा data response. तो सर हमारे पास डाटा रिस्पॉन्स बेसिकली है क्या? व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डाटा रिस्पॉन्स? देखो, डाटा को हम कहते हैं कि डाटा इज नोन एज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें भी तो डाटा है। यू हैव कॉन्टैक्ट्स, यू हैव इमेजेस, यू हैव वीडियोस, यू हैव ईमेल्स, यू हैव फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो डाटा, तो यहाँ पे जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो किसके बारे में होगी? वो पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में होगी। The examiner is going to provide you a business situation जिसको एग्जामिनर कह रहा है डाटा। तो बिजनेस सिचुएशन आपके पास गिवन होगी, जस्ट लाइक द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के। यहाँ पे एग्जामिनर जो है एक पैसेज दे देगा जो कि बिजनेस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। ऑब्वियसली हमारे पास ओ लेवल्स की तरह शॉर्ट डाटा रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे, ये डाटा रिस्पॉन्स होंगे अराउंड 350 to 400 वर्ड्स के। कितने के होंगे? अराउंड 300 to 400 वर्ड्स के आपके पास डाटा रिस्पॉन्स यहाँ पे गिवन होगा, पैसेज गिवन होगा। You are going to read that particular passage, you are going to understand the passage, the business situation, और उसी data response के नीचे आपके पास questions given होंगे। अब वो जो questions होंगे आपके पास, वो questions आपके पास variety वाले questions होंगे। Sir, why I am using the word variety? क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स की कैलकुलेशन भी आ सकती है, 8 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, 12 मार्क का भी क्वेश्चन आएगा। तो एक डाटा रिस्पॉन्स के अंदर टोटल आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास 5 to 6 होंगे, जिसको आप कंबाइन करेंगे तो 30 मार्क्स होंगे। और आपके पास 2 डाटा रिस्पॉन्सेज होंगे, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू मेक द 60 मार्क्स ऑफ पेपर 2। तो 2 डाटा रिस्पॉन्स होंगे, 2 बिजनेस सिचुएशन होंगे, उनके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर कैलकुलेशन भी होगी, उसके अंदर डेफिनेशंस भी होंगी, उसके अंदर कमेंटिंग भी करनी होगी, उसके अंदर आपको 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा। तो सर हाउ P1 एंड P2 इज डिफरेंट? P1 आप अगर देखें तो P1 के अंदर कोई केस स्टडी, कोई डाटा रिस्पॉन्स नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस और जर्नल क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए सेक्शन बी के अंदर। while in paper 2 the examiner is providing a business situation or the data response जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? पेपर सॉल्व करना है। तो दिस इज द पेपर पैटर्न फॉर P1 एंड P2। यहां तक हमारे पास ये चीज है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। तो वी स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। P1 डन हो गया, सेक्शन ए सेक्शन बी, P2 भी हमारे पास क्लियर हो गया, डाटा रिस्पॉन्स एंड ऑल। अब आज थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एएस को एंड हाउ इट इज डिफरेंट। नो हसन, नो डाटा विल बी प्रोवाइडेड इन द P1। P2 के अंदर डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। P1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, और आपके पास जो है वो ऐसे राइटिंग क्वेश्चंस होंगे जर्नल। जैसे लेट सपोज आपके पास पेपर 1 सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आ सकता है, discuss the factors that a public limited company should consider when raising the finance for a new factory। एक सवाल है, या फिर सवाल आ सकता है discuss the factors that should be considered by a car manufacturing business when they are relocating a new factory। इस टाइप का सवाल हो। ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस है हमारे पास। तो आप देखें इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। हाँ, सिचुएशन गिवन है थोड़ी सी। वो सिचुएशन कैसी है हमारे पास? सिचुएशन आपके पास ऐसी है कि वो दे देगा कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, होटल बिजनेस, एयरलाइन बिजनेस, टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक्सेसरीज प्रोडक्शन बिजनेस। इस तरीके से आपके पास सिचुएशन होगी। But the examiner is not going to provide you any data, any passage, any business situation in P1, while in P2 the examiner is going to provide you a data। तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक चीज होती है हमारे पास, दैट इज नोन एज लर्निंग आउटकम, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसी से रिलेशन बना के हम एग्जामिनर को समझेंगे कि हाउ ओ लेवल्स एंड ए इज डिफरेंट। नाउ व्हाट इज आउटकम? आउटकम को हम कहते हैं कि आउटकम इज नोन एज द रिजल्ट ऑफ एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल 16th of August was the outcome of the efforts that you have made the last year in your O levels। रिजल्ट आ गया ना आपका। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास ये अभी हाथ में रिमोट है कैमरा का। तो ये जो कैमरा का रिमोट है हमारे पास, ये जो कैमरा लगा हुआ है, दैट इज द प्रोडक्ट और दैट इज द आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कंपनी ने बनाया है। तो आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। आंसर व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस है बच्चों।
अब लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, आप पास पेपर सॉल्व करते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, तो मल्टीपल थिंग्स मेक अप द प्रोसेस। और ये प्रोसेस आज से स्टार्ट हो गया, जब तक एग्जाम नहीं होगा यू आर अंडर प्रोसेस। तो आप जब पूरे प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो नाउ यू आर फाइनली रेडी टू सिट इन द एग्जाम। तो जब आप एग्जाम के अंदर बैठ रहे होंगे तो नाउ यू विल बी क्लासिफाइड एज द प्रोडक्ट बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू आर फ्रॉम आउट फ्रॉम द प्रोसेस। तो सर यहाँ पे आपका जो लर्निंग आउटकम है वो सीआई एग्जाम पे खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ लिया। तो सिलेबस 9609 के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने पढ़ा दिए, आपने पढ़ लिए, आप एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एग्जामिनर फोन करता है और मुझसे कहता है कि भाई कामरान का रिजल्ट क्या है। मैंने कहा मैं समझा नहीं क्या बात कर रहे हैं आप। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मैंने उसको कहा कि कामरान अटेंटिव था, डे फर्स्ट से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, होमवर्क कंप्लीट, क्लास वर्क कंप्लीट, असाइनमेंट कंप्लीट, सारे टेस्ट दिए, अच्छे मार्क्स हैं। क्या एग्जामिनर मेरी बात मानेगा? नो। एग्जामिनर कह रहा है कि फाइनल जो सीआई एग्जाम है उसके अंदर जब कामरान बैठेगा उसके अंदर जो वो लिखेगा। तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आ जाती है कि द ओनली मोड ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू विच आई कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर एंड कैन गेट अ गुड ग्रेड इज राइटिंग। राइटिंग के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे सब कुछ लिख के बताना है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चन, डाटा रिस्पॉन्स, सब कुछ लिखना है। ना कोई एमसीक्यूज है, ना कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ना कोई रिसर्च बेस्ड लर्निंग है। तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर है हमारे पास, बिल्कुल कन्वेंशनल राइटिंग वाले पेपर है। तो राइटिंग हमारा यहाँ पे बन जाता है टारगेट एएस के अंदर। ओ लेवल्स तो आपका फिर भी नॉलेज बेस्ड होता है, डेफिनेशन आपने अच्छी लिख दी, एग्जाम में आपको मार्क्स दे देगा। आपने बहुत अच्छी एप्लीकेशन कर दी एग्जाम। सॉरी गाइस, इंटरनेट ग्लिच था। इट्स फ्रॉम माय साइड, नो वरी सचिन, इट्स फ्रॉम माय साइड। चलें आ जाए, स्टार्ट कर रहे हैं वापसी। आ, तो यहाँ पे द ओनली मोड ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू विच यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर इज राइटिंग। तो हमारा जो है ना यहाँ पे सवाल ये है कि सर हाउ टू इम्प्रूव द राइटिंग, क्योंकि बच्चों के ग्रेड नहीं आ रहे, थ्रेशोल्ड इज हाई। थ्रेशोल्ड इज हाई तो उसका मतलब कौन बच्चा है जो ग्रेड को ऊपर कर रहा है, और कौन से बच्चे जिनका ग्रेड नहीं आ रहा, तो राइटिंग कैसे इंप्रूव होगी। तो व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन ना, तो बच्चे बहुत सारे सवाल देते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर राइटिंग कैसे इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस करके। हम बहुत ज्यादा पास पेपर सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इट्स ऑब्वियस आपका आएगा। लेकिन हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू नो कि हाउ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एग्जामिनर खुश कैसे होता है। व्हाट इज द स्पेसिफिक पैटर्न, व्हाट इज द स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग एन आंसर। अगर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी क्रिएट करते हैं या बहुत फजूल भी लिखते हैं तो एग्जामिनर खुश नहीं होगा, वहां पे आपका टाइम जाया हो रहा होगा। तो हमें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग करनी है इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज है दैट वी नीड्स टू अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। एंड आई होप दिस इज द वर्ड यू हैव लिसन्ड। ये पहली बार नहीं होगा कि आप ये वर्ड सुन रहे हैं। तो हमारे पास ये जो है ना, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज द वर्ड जो कि हम सुनते रहते हैं। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज द डिफरेंट लेवल्स। और अब मैं आपको बताऊं इसका रिलेशन कैसा है। इसका रिलेशन ऐसा है, ग्राफ के थ्रू समझिएगा। मैंने ग्राफ बना दिया, यहाँ पे मैंने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिख दिए और यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिए। तो इट क्लियरली शोज दैट द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द मार्क्स हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। सर मतलब भाई जितने ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ज्यादा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं।
और जितने ज्यादा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स मैंने अचीव करे उतने ज्यादा मुझे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, एंड आई एम गोइंग टू गेट अ गुड ग्रेड। तो सर ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दीज आर द थिंग्स दैट द एग्जामिनर वांट्स टू सी इन द कैंडिडेट्स आंसर। जब एक बच्चा आंसर लिख रहा है मार्क्स के हिसाब से, वो सारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अगर अचीव करता है, तो दिस इज हाउ वी कैन इंप्रेस द एग्जामिनर। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हमारे पास बेसिकली चार हैं: असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 एंड द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4. So these are the four different levels according to the marks that are given by the examiner. वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। पहले समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, दैट इज द फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। सर व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज? UNK, आप एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे या मार्क्स स्कीम देखेंगे तो उसके अंदर आपको ब्रैकेट में नजर आएगा K बना हुआ, जिसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर मार्क्स दे रहा है, अवार्ड कर रहा है फॉर द नॉलेज। अब सर व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज? एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। आपके पास पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर। अब बीइंग अ कैंडिडेट और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, आपको पता होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या है। तो आपने जब उस टर्मिनोलॉजी को देखा तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ एंटरप्रेन्योर ये, तो ये इट शोज द अंडरस्टैंडिंग और इट शोज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू हैव। नॉलेज का मतलब ये है कि अब आप उसके कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट को आप इलैबोरेट कर रहे हैं बाय राइटिंग अ डेफिनेशन। क्या लिख रहे हैं बच्चों? डेफिनेशन। Entrepreneur is an individual who combines the resources and takes a financial risk to start and manage the business. Entrepreneur की definition. It shows the complete understanding and knowledge of the candidate towards the examiner and towards the term entrepreneur, कि he knows कि entrepreneur क्या है। तो 2 मार्क्स का आपका नॉलेज बेस है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव आपके पास 2 है, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन। अब से ये एप्लीकेशन क्या है? और ये एक ऐसे वर्ड है एप्लीकेशन जो मैं सुनता हूँ ओ लेवल्स AS A2 थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द कंप्लीट 3 इयर्स जर्नी। बच्चे कहते हैं सर एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन नहीं हो रही, एप्लीकेशन के मिस ने मार्क्स काट दिए। जो मिस होती है ना स्कूल की, वो तो एप्लीकेशन के मार्क्स बहुत काटती हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है उसको हम समझते हैं कि एप्लीकेशन इज टू अप्लाई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज विद द गिवन बिजनेस सिचुएशन। अब सर बिजनेस सिचुएशन P1 में तो नहीं गिवन बेटा, P1 सेक्शन ए में नॉट गिवन, आई एग्री। लेकिन P2 के अंदर वो ये तो दे सकता है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, होटल बिजनेस, एयरलाइन बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि उसने स्पेसिफिकली एक क्राइटेरिया बता दिया दैट द नेचर ऑफ द बिजनेस इज होटल, द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इज कार मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको फिर वहां से फैक्टर्स एज्यूम करने हैं कि भाई कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आंखें बंद करो, टोयोटा के बारे में सोचो। लार्ज स्केल बिजनेस है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रहा होगा, ये सारे फैक्टर्स। तो आप जो एग्जांपल्स देते हैं और आप जो रिलेट करते हैं विद द बिजनेस, दैट इज एप्लीकेशन इन P1। आई एम टॉकिंग अबाउट द P1 ओनली। P2 में तो मसला ही नहीं है, क्योंकि P2 के अंदर एग्जामिनर ने डेटा रिस्पॉन्स और बिजनेस सिचुएशन ऑलरेडी गिवन है। Already the business situation has been provided by the examiner. You just need to relate with the business situation, that is known as P2। और P2 की एप्लीकेशन आपके पास हो गई। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि X बिजनेस केस है और Y बिजनेस केस है, दोनों बिजनेसेस है। X बिजनेस टोटल वैल्यूएशन 1 करोड़, Y बिजनेस टोटल वैल्यूएशन 1 करोड़, दोनों की वैल्यूएशन क्या है? सेम। अब टोटल कैपिटल के अंदर X के पास जो है वो 10 लाख रुपए का लोन है और Y के पास 50 लाख का लोन है। तो अब देखा जाए तो टोटल कैपिटल के अंदर X हैज द 10% ऑफ द लोन एंड Y हैज द 15% ऑफ द लोन। बैंक लोन किसको सजेस्ट करेंगे? Y को नहीं, X को करेंगे, क्योंकि X के पास अभी 10% कम है ना, तो वो ले सकता है। लेकिन अगर Y बिजनेस जिसके पास ऑलरेडी 50% अमाउंट लोन है, तो द बिजनेस कैन गो बैंकरप्ट इफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस एक्वायर्स मोर लोन। ये एप्लीकेशन भी ना कि आपने दोनों की सिचुएशन को देखा और उसके हिसाब से आपने अपनी सजेशन दी, आपने दोनों की सिचुएशन को कंसिडर किया एंड देन यू सजेस्टेड एंड रेकमेंडेड अ बैंक लोन टू X नॉट टू Y, दैट इज एप्लीकेशन। फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 है, दैट इज नोन एज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब हमारे पास क्या है? एनालिसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कॉजेस, उसके इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोस, कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ। तो पप्पो होती है ना हमारे पास, तो पप्पो क्या करती है? कीड़े निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है सबके पप्पो ऐसी नहीं होती है। आप लोग भी जो लेडीज हैं वो बुरा मान जाएंगे, हमारे भाई की शादी हो गई तो सर हम भी तो पप्पो बनेंगे तो आप हमारे बारे में बोले, ऐसा नहीं है।
नॉर्मली क्या होता है कि वो आंटी होती है शादी के अंदर जो कीड़े निकालती है, तो आपको यहाँ पे एनालिसिस के अंदर ये करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कॉजेज इफेक्ट्स, ये होगा तो ये होगा, ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज, दैट इज एनालिसिस। व्हेन यू एनालाइज समथिंग तो यू कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स। आपको लोकेशन डिसीजन लेना है तो इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, वहां पे लोकेशन पे ये बेनिफिट है, ये ड्रॉबैक है, ये एनालिसिस है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस फिर आप करते हैं इवैल्यूएशन। क्या करते हैं? इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के अंदर पहले तो आप कंक्लूड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस यू हैव मेड। ऊपर जो आपने एनालिसिस करें उसको आप कंक्लूड करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर यू एग्री और यू डिसएग्री। लेकिन अगर आप आर्गुमेंटेटिव हैं तो डिसएग्री करेंगे, अगर नहीं है तो एग्री कर रहे हैं। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आंसर खत्म हो गया, बिकॉज आपके एनालिसिस के अंदर एडवांटेजेस ज्यादा थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस यू आर एग्रीड। लेकिन इन द स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर फर्दर आपको रेकमेंड करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा और मशवरे देने पड़ेंगे। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसको एक मॉडल आंसर की तरह समझते हैं। लेट्स सपोज, मैं एक बहुत क्लीशे एग्जांपल है, इट्स अ फेमस एग्जांपल दैट आई गिव इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस है XYZ, और वो XYZ बिजनेस बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। द फाइनेंस मैनेजर हैज सजेस्टेड टू एक्वायर अ बैंक लोन। सही है, मान लिया बैंक लोन एक्वायर कर। हमें जस्टिफाई करना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, और आइदर द बिजनेस शुड गो फॉर अ बैंक लोन और नॉट। अब आ जाए, स्टार्ट करेंगे हम अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज से, पहला असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। तो हम नॉलेज शो करने के लिए सबसे पहले बताएंगे कि बैंक लोन होता क्या है, डिफाइन करेंगे। Bank loan is an external source of finance in which the business acquire funds from the bank against the interest rate that should be paid over a period of time. Bank loan बता दिया हमने, हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज पूरी हो गई, हमने यहाँ पे 2 मार्क्स गेन कर लिए अभी फिलहाल। अभी समझे कि 2 मार्क्स हमने गेन कर लिए। एप्लीकेशन, उस बिजनेस की सिचुएशन को देख रहे हैं और साथ साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अगर बैंक लोन लेता है तो फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, बैंक लोन लेता है तो उसे अपना प्रॉफिट यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर वो बैंक लोन लेता है तो लेकिन उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर वो बैंक लोन लेता है तो उसके ऑलरेडी बैंक लोन इसके बिजनेस में और ज्यादा बढ़ जाएगा टुवर्ड्स द बैंक्रप्सी। एनालिसिस कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बेसिस पे आप इवैल्यूएट करेंगे। सर मतलब अगर एडवांटेजेस ऑफ एक्वायरिंग अ बैंक लोन ज्यादा है तो उसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? एग्री। लेकिन इफ द डिसएडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, तो इसका एडवांटेजेस, तो इसका मतलब यू आर डिसएग्रीइंग। आपने डिसएग्री कर दिया, बात सही है, डिसएडवांटेज ज्यादा है। तो क्या मसला फाइनेंशियल इशू सॉल्व हो गया? नो। यहाँ पे फिर आपको रेकमेंड करना पड़ेगा फर्दर, और यहाँ पे आपको अपनी सजेशंस देनी पड़ेंगी कि व्हाट आर द अदर पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय दिस बिजनेस टू रिजॉल्व दिस फाइनेंशियल इशू। दैट इज रिकमेंडेशन। तो एक सैंपल मॉडल था, हमने डिस्कस किया था समझने के लिए। तो दीज आर दी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब सवाल ये है कि सर हमारे पास वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या 2 मार्क के अंदर भी इवैल्यूएशन करनी है? क्या 8 मार्क के अंदर इवैल्यूएशन नहीं करनी? ये क्वेश्चन है, तो उसको हम क्लियर करते हैं एक स्ट्रक्चर बना के। हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चन है? 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 12 मार्क्स के, ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे P1 P2 में। तो 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज लिखनी है, 2 मार्क्स आपको उसी के मिलने हैं। 3 मार्क के अंदर आपको यहाँ पे नॉलेज और एप्लीकेशन के मार्क्स मिल होंगे। 5 मार्क के अंदर भी आपको यहाँ पे 2, 3 की आपको क्या डिविजन मिल रही होगी। 8 मार्क्स के अंदर आपको यहाँ पे 2 मार्क्स नॉलेज के, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के और 4 मार्क्स एनालिसिस के मिल रहे होंगे। और 12 मार्क्स के अंदर आपको 2 मार्क्स नॉलेज के, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के, 2 मार्क्स एनालिसिस के और 6 मार्क्स एवेल्युएशन के। दिस इज द स्ट्रक्चर। और ये विद द फेज ऑफ टाइम जब हम क्लासेस लेंगे, हम पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा, अभी हमें समझ में नहीं आएगा। बस इट्स अ पैटर्न जो कि जिस हिसाब से दिस इज हाउ द एग्जामिनर रिवॉर्ड्स और दिस इज हाउ द एग्जामिनर अवार्ड द मार्क्स टू द कैंडिडेट। तो हमारे आज का ये पूरा क्लियर होता है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम, P1 P2 सारी चीजें क्लियर होती हैं। थोड़ा सा आज सिलेबस को देख लेते हैं। एज कंपेयर टू O लेवल सिलेबस कम है क्योंकि वी डू नॉट हैव यूनिट 6,
5 यूनिट्स है हमारे पास, तो आ जाए सिलेबस की पूरी डायग्राम बना लेते हैं। सिलेबस फॉर एएस कितने यूनिट्स है हमारे पास? टोटल 5। नंबर 1 इज नोन एज बिजनेस एनवायरमेंट, बेसिक यूनिट है। यू विल सी मल्टीपल चैप्टर्स जो कि ओवरलैप कर रहे होंगे ओ लेवल्स के यूनिट 1 से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, कंपनी, स्टेक होल्डर्स। लेकिन कुछ चीजें होंगी जो एडवांस होंगी हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ लेवल्स के अंदर हमारे पास बिजनेस फॉर्मेट में फैमिली बिजनेस नहीं है, बट इन एएस वी हैव फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस की स्ट्रेंथ्स, फैमिली बिजनेस की वीकनेसेस, ये सब कुछ है। तो कुछ चैप्टर्स एडवांस होंगे एंड दिस इज हाउ ओ लेवल्स एंड एएस डिफरेंट। Second unit is human resource management. In this unit is deals with the labor related issues, na recruitment, hiring of the labor, training, motivation, management, leadership. तो यहाँ पे भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो कि ओवरलैप करेंगे, लेकिन कुछ चीजें होंगी नहीं होंगी। वर्क लाइफ बैलेंस, स्टाफ वेलफेयर, डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी इन द बिजनेस, ये कुछ एडवांस चैप्टर्स हैं जो कि यूनिट 2 में है, जो कि ओ लेवल्स में नहीं है। देन वी हैव यूनिट 3, दैट इज मार्केटिंग। अगेन मार्केटिंग फैमिलियर है आप, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, सेगमेंटेशन, ये सब कुछ है। लेकिन कुछ चीजें जो कि हमारे पास एडवांस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम रिसर्च जो करते हैं, रिसर्च के कुछ एडवांस मेथड्स हैं हमारे पास। 4 पीस के अंदर कुछ हमारे पास एक्सटेंसिव टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। दिस इज हाउ एएस इज डिफरेंट, एएस मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ओ लेवल्स। Then we have operation management, unit 4. Operation management basically is known as the production department of the business. और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? गुड्स की और सर्विसेज की प्रोडक्शन एंड प्रोविजन में। तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ चैप्टर्स एडवांस होंगे, जैसे कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमारे पास आ रही होगी, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो हमने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी, लेकिन एएस के अंदर हमारे पास आ रही होगी। एंड द लास्ट यूनिट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंडामेंटल, जो कि हमारे पास ओ लेवल्स में भी था, और कुछ चैप्टर्स अगेन यहाँ पे भी ओवरलैप करेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स होंगे जो कि टोटली नए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स की कैलकुलेशन हो गई, कैश फ्लो की कैलकुलेशन हो गई, बजटिंग आपके पास हो गया, कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगी जो कि एडवांस होंगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है यूनिट 5 जो 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी है और इसके अंदर हमारे पास थ्योरी भी है। सो दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर एएस व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 डिफरेंट यूनिट्स। तो दिस इज फॉर टुडे एंड द ऑब्जेक्टिव हैज बीन कंप्लीट। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये था। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। थैंक